गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन। ये चैप्टर का जो वेटेज है आपका, वो वेटेज कितने मार्क्स का है? मिनिमम टू मिनिमम ये 4 to 5 मार्क्स में आता है। और ये ऐसा चैप्टर है जो दोनों तरह से आ सकता है बेटा। ये चैप्टर आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में इस पे काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हम इस रिवीजन के बाद में मॉड्यूल क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा इनकम का सेकंड हेड है। पहला हेड होता है आपका सैलरी का और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। मतलब आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस हाउस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दोगे और रेंट के बदले आपको क्या मिलेगा बेटा? जो रेंट मिल रहा है आपके हाथ में क्या होगा? वो इनकम बन जाएगा। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक इसके टोटल सेक्शंस है जो हमें यहाँ पर रीड करने हैं। सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 23 एनुअल इनकम के बारे में बताता है। सेक्शन 24 डिडक्शंस के बारे में बताता है। सेक्शन 25 रिकवरी की बात करता है। सेक्शन 26 और 27 जो आपके सेक्शन है वो बात करते हैं बेटा डीम्ड ऑनरशिप की। बहुत बढ़िया, आपको याद है। तो ये सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सा एक चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर हमारे पूरे 5 हेड के अंदर। और ये क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी के आप ऑनर हैं, तो आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दिया है, उससे जो आपको रेंट मिलेगा, जो टेनेंट आपको रेंट देगा, वो रेंट आपके हाथ में क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक हाउस है जो रेंट पे दिया गया है। टेनेंट ने आपको रेंट पे किया है, और जो रेंट पे हुआ है बच्चों, जो भी रेंट पे हुआ है, ये ऑनर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चैप्टर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है। और सेक्शन 22 क्या बोलता है बच्चों? कि सबसे पहले अगर कोई इनकम आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करनी है, तो आपको पहले उसकी एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 से हम निकालेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक हाउस प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। मतलब खाली वैकेंट लैंड नहीं होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस में यूज नहीं करोगे। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले आपको एनुअल वैल्यू जो सेक्शन 23 में लिखी गई है। और सच वैल्यू इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑनर। ये ऑनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। इनकम ऑफ लेटिंग आउट द वैकेंट लैंड। अगर आपने कोई खाली जमीन को लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, तो ये इनकम कहां पे होगी आपकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होने वाला। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपने उसे कहां यूज किया है? बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है, तो उसका एनुअल वैल्यू टैक्सेबल यहां पर नहीं होने वाला। सेक्शन 23 बहुत आसान है बच्चों, जो एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करता है। बताओ एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? सबसे पहले जीएवी निकालो, उसमें से माइनस क्या कर दो? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो ये क्या आएगा? आपका एनुअल वैल्यू बन जाएगा। याद रखना, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे और वो क्या बनेगा? आपका एनुअल वैल्यू बनेगा। उसको नेट एनुअल वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो जीएवी क्या होता है? जीएवी मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा जीएवी फाइंड आउट करने का तरीका या एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर टोटल 5 टाइप की प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने पूरे साल 12 महीने किस पर दिया? आपने किराए पर दे रखा है, वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसका एनएवी कैसे निकलेगा? तो बता रखा है कि सर सबसे पहले आप उसका क्या निकालिए? आप जीएवी निकालिए। जीएवी में से माइनस क्या कर दीजिए? म्युनिसिपल टैक्स। ये क्या बनेगा? एनएवी बन जाएगा। तो जीएवी ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे 12 महीने तक किराए पे गई है, उसकी जीएवी कैसे निकलती है? तो सर जो एक्सपेक्टेड रेंट है और जो आपका एक्चुअल रेंट है, इन दोनों में जो भी लोअर होगा, नहीं नहीं, जो हायर होगा वो क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। लोअर नहीं देखना बेटा, हायर देखना आपको। जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा? आपका जीवी बन जाएगा। सर ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? तो एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में बता रखा है बच्चों, जो म्युनिसिपल वैल्यू है और जो फेयर रेंटल वैल्यू है, इन दोनों में जो हायर होगा और जो स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों में जो लोअर होगा, इसे हम क्या कह देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और एफ आर विच एवर इज हायर और एस आर विच एवर इज लोअर, ये क्या बनेगा? ई आर बनेगा। एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। सर ये एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट का मतलब जो मंथली रेंट है आपका, उसमें से क्या माइनस कर देना? अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना। ठीक है बच्चों। तो इसमें से अनरियलाइज माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका? ये एक्चुअल रेंट बन जाएगा। इसको किससे कंपेयर करोगे आप? एक्सपेक्टेड से। इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा? आपका जीएवी बन जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आइए देखते हैं कि सर म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए का। फेयर रेंट कितना है? 260। हायर कौन सा हुआ? 260।
240 लोअर हो गया तो ईआर कितना आ गया बेटा 2,40,000 और एक्चुअल रेंट कितना आपका 25,000 रुपीज पर मंथ तो कितना हो गया 3 लाख। इन दोनों में हायर कौन सा है 3 लाख तो जीएवी कितना आएगा उसका 3 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों बात समझ में आई। इसी तरह आगे के क्वेश्चन से आप देख लोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 आएगा प्रॉपर्टी का हमारा। टाइप नंबर 2 कौन सा प्रॉपर्टी बेटा ऐसा प्रॉपर्टी जो आपने कुछ समय तक तो रेंट पर दिया और कुछ समय क्या रह गई वो खाली रह गई है। मतलब वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अगर प्रॉपर्टी आपकी कुछ समय तक क्या रह गई है खाली रह गई है मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है बच्चों लेट आउट प्लस वैकेंसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने 11 महीने खाली रह गई है बच्चों और बाकी पीरियड के लिए क्या थी वो लेट आउट थी तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बन जाएगा। और जहां भी प्रॉपर्टी नंबर 2 आएगा वहां क्या लगाओगे आप फॉर्मूला लगाओगे। बताओ फॉर्मूला क्या बोलता था कि सर ईआर एआर प्लस वीआर। एआर ईआर का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट है एआर का मतलब एक्चुअल रेंट है और वीआर का मतलब वैकेंसी रेंट है। अगर ज्यादा क्या हो जाए बेटा इन दोनों का टोटल ज्यादा हो जाए इसके बराबर भी हो जाए तो एआर क्या बन जाएगा आपका जीएवी बनेगा। पर अगर आपका जो अमाउंट है ये ज्यादा हो जाए तो आप ईआर क्या बनेगा आपका जीएवी बन जाएगा। ठीक है बच्चों जब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था मतलब ये हमने हमारे मेन क्लासेस में देखा था। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। जैसे म्युनिसिपल वैल्यू है एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं ताकि जब इन क्वेश्चंस को करो आप उम्मीद करता हूं आपके पास सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। ये हमारे क्लास के क्वेश्चन जो मैंने क्लास में लिखवाए थे आपको। बताओ क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ रिवीजन करो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि सर म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख फेयर रेंट कितना है और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 240। तो बताओ पहले तो ईआर कितना है बेटा ईआर लिखो। ईआर आएगा आपका 2,40,000। ठीक है बच्चों और अब एआर प्लस वीआर देखना आपको। बताओ भाई वैकेंसी 8 महीने की है इसका मतलब यहां पर कितना आएगा बच्चों 25,000 मिनटू 8 तो 2 लाख हो गया और 4 महीना फिर क्या रह गया होगा लेट आउट हुआ होगा तो 1 लाख टोटल कितना हो गया इनका ज्यादा क्या होगा बेटा ये हो गया तो ये क्या बन गया आपका जीएवी बन गया। तो जीएवी कितना आ रहा है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना। 3 मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल बनाया था मैंने क्वेश्चन तो एक बार फिर कर लेते हैं हो सकता है आपको डाउट रह जाए। तो आइए एक बार 3 फिर देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है बच्चों। 3 क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि सबसे पहले तो इन तीनों में से बताओ ईआर कितना आ रहा है इसका। ईआर आ रहा है बेटा आपका 3 लाख रुपीज बिल्कुल सही 3 लाख रुपीज है। अब मुझे कोई ईआर बता दे और बस वीआर बता दे। क्वेश्चन में आपका एक्चुअल लेट आउट पीरियड का जो रेंट है वो कितना है 2,16,000 लेट आउट पीरियड का है बच्चों। ठीक है वैकेंसी कितना है 5 महीने का अनरिलाइज रेंट कितना है 1 महीने का। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पर कितने महीने तक दिया था। सर मैंने 7 महीने प्रॉपर्टी रेंट पर रखी है और 5 महीने वैकेंसी रही है और लेट आउट पीरियड कितना आपका 7 महीने का है तो 7 महीने का रेंट कितना है बेटा 2,16,000। तो बताओ 1 महीने का रेंट कितना आया 3057 या आ गया 1 महीने का रेंट। ठीक है मल्टीप्लाई अब अनरिलाइज 1 महीने का है तो इसका मतलब रिलाइज कितना हुआ होगा सिर्फ 6 महीने का रिलाइज हुआ होगा 1,85,1,4,8,2 8 नहीं आएगा ओके यहाँ पर 2 आएगा प्लस वीआर कितना बेटा 1 महीने का वीआर है सॉरी 5 महीने का वीआर है तो मल्टीप्लाई कर दो 85 ज्यादा कौन सा ये आ रहा है क्या तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका 85142 बन गया आपका जीएबी 1851432 जो भी है तो ये बन गया आपका जीएबी बन गया। अब आएगी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी जो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है बेटा। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपके पास है या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपके पास है तो ये क्या हो जाएगी आपकी इसे हम क्या कह देंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 कह देंगे और इसका एनएवी डायरेक्ट क्या आ जाएगा नील आ जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब होता है जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हैं। अनऑक्युपाइड का मतलब जो प्रॉपर्टी आप अपने रहने के लिए रखी आपने पर रह नहीं पाए उसे बोलते हैं अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड का मतलब ये हुआ बच्चों की प्रॉपर्टी आपकी ही थी
आपको ही रहना था पर किसी वजह से आप रह नहीं पाए, वो प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रह गई है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कह देंगे। आपके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड या दो अनऑक्यूपाइड, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड या एक अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप जीवी क्या करवा सकते हैं, नील करवा सकते हैं, एनएवी क्या करवा सकते हैं, नील करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी का आप एनएवी क्या करवाओगे, नील करवाओगे। एनएवी कैसे निकलता है बच्चों, जेवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि सर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन इसमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसका एनएवी क्या हो गया है, नील हो गया है। नो म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर। और सच बेनिफिट नील एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी अवेलेबल ओनली फॉर टू प्रॉपर्टीज, सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी के लिए आप ये बेनिफिट ले सकते हो। पर अब सर दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो उसे डीम टू बी लेटर ऑफ प्रॉपर्टी हम कह देंगे। इन सच केस हैव द मोर देन टू सेल्फ ओवर प्रॉपर्टी, द मोर देन टू सेल्फ ओवर प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द डीम टू बी लेटर ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो क्या बन जाएगी बेटा, आपकी डीम टू बी लेटर ऑफ प्रॉपर्टी बन जाएगी। और जो डीम टू बी लेटर ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसका ईआरई क्या बन जाएगा, जीवी बन जाएगा। उसमें से क्या माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, क्या आएगा आपका, एनएवी आ जाएगा। एक क्वेश्चन बना रखा है, सिंपल सा, देखने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4.444 लगा रखा, ट्रिपल स्टार लगा रखा है। क्यों बेटा, तो ये प्रॉपर्टी जो आप भूल जाते हो नॉर्मली, ये प्रॉपर्टी है क्या कि सर जहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंसी का या लेट आउट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वहां पर क्या आएगा बेटा, आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगा। where the property is let out for the period and self occupied for the part of the year, that is let out plus self occupied। इस केस में क्या होगा बच्चों, ईआर तो पूरे साल का लेना है, पर आपका जो ईआर होगा वो कितना आएगा, लेट आउट पीरियड का आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट तो कितना बेटा, फुल ईयर का लेना है। एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेना है। इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बनेगा, जीएवी बन जाएगा। अगर कोई कॉम्बिनेशन आता है बच्चों किसका, एलओ लेट आउट प्लस वीओ वैकेंसी प्लस एसओ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा प्रॉपर्टी नंबर 2 बनेगा बेटा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सी होती है, जहां पर क्या आ जाए, वैकेंसी आ जाए, हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 2 में जाएगा। जब तीनों एक साथ आए तो भी वैकेंसी है ना, हाँ। अगर एलओ प्लस एसओ आए तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बनेगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला कब लगता है, जब वैकेंसी आएगी तभी फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 की हम बात करें, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5, तो ये क्या है बच्चों, वेयर द प्रॉपर्टी का एक पोर्शन तो आपने लेट आउट कर रखा और एक पोर्शन क्या कर रखा आपने, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब दो फ्लोर है, एक फ्लोर को आपने रेंट पे दिया हुआ, एक फ्लोर पे आप खुद रहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो लेट आउट पोर्शन है उसको आप क्या मान लीजिए, लेट आउट मान लीजिए, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को क्या मान लो, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। और अभी जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी कैसे ट्रीट करोगे आप, वैसे ही माइनस करोगे जैसे नॉर्मल माइनस करते आए हैं। अगर मान लो टोटल बिल्डिंग के 2 ही फ्लोर हैं तो आधे आधे कर दो आप, 3 फ्लोर है तो 1/3 कर दो। मतलब उसको प्रपोर्शनेट, सेम प्रपोर्शनेट में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी, फेयर रेंटल वैल्यू द होल प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड रेंट द होल प्रॉपर्टी दे रखा है आपको। ग्रोस एनुअल वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, जीएवी। बताओ इन तीनों के अगर हम बात करें तो तीनों में से आपका ईआर कितना आ रहा है, बताइए बच्चों। और ये आपका लेट आउट वाला पोर्शन है, तो इन टोटल का लगा के बेटा तीनों का टोटल लगाओगे आप तो 29,000 मल्टीप्लाई 12, और ये ईआर कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा था इन दोनों का है 3 लाख। कितना आ रहा है ये, 3,48,000, और ये कितना है 3 लाख। बताओ दोनों में से हायर कौन सा है, 348। तो आंसर, हाँ जी बेटा, हाँ, तो डिवाइड बाई 12 करोगे आप, सॉरी डिवाइड बाई 3 करोगे, 4 × 3 कितना आ रहा है, 2,25,000। ठीक है, तो 2,25,000 और 3,48,000 दोनों में से हायर कौन सा, 348। तो जीवी कितना आ गया, 348। वैसे इसको देखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 348 है, तो डायरेक्ट 348 ही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी है, अगर एमसीक्यू में आए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आइए बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे बनता है आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन। तो 3 टुकड़े में बांट रखा हमने, एक होता है एसओपी, एक होता है एलओपी, एक होता है डीएलओपी। तो एसओपी कैसे आएगा बच्चों, एसओपी के अंदर तो आपका एनएवी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें मिलेगी नहीं आपको। हाँ, पर आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो 3 लाख या फिर सॉरी 30,000 का, या फिर 2 लाख का मैक्सिमम इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो। तो एसओपी में हमेशा क्या आएगा बेटा, लॉस आएगा, इनकम कभी भी नहीं आ सकती। एलओपी तो नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं वैसे पढ़ोगे आप, पर जो आपका डीएलओपी होगा उसका ईआर इक्वल टू क्या होगा, जेवी होगा। और इसमें क्या कम करोगे आप, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे आप, ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा आपका, उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करोगे और इंटरेस्ट भी माइनस करोगे। इन दोनों केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है,
कोई लिमिट नहीं है बच्चों, यहाँ पर सीलिंग लिमिट, बस यहाँ पर लिमिट कितनी है, 2,30,000 की लिमिट है। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स के लिए छोटा सा रूल है बेटा, म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो ले लो आप, नहीं गिवन होगा तो म्युनिसिपल वैल्यू जो होगा उस पर निकलता है म्युनिसिपल टैक्स। पर यहाँ पर अब क्या गिवन होगा, आपको रेट गिवन होगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, ये क्या बनेगा, म्युनिसिपल टैक्स बन जाएगा। पहला नोट क्या है म्युनिसिपल टैक्स के लिए, कि म्युनिसिपल टैक्स जो आपका है ओनली व्हेन द ऑनर इज पेड, म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस करोगे अगर किसने पे किया, वो ऑनर ने पे किया। टेनेंट ने अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो आप उसमें डिडक्ट नहीं करोगे। एक्चुअल पेड होना चाहिए बच्चों, इसका मतलब एडवांस पे नहीं देखना, अगर पुराना एरर पे किया वो भी माइनस हो जाएगा, करंट ईयर का माइनस हो जाएगा, पर एडवांस माइनस नहीं करोगे आप। याद करो मैंने आप पीजीपी में आपको पढ़ाया था सेक्शन 43B, एक्चुअल पेमेंट बेस पर ही डिडक्शन अलाउ होते हैं। वैसे ही म्युनिसिपल टैक्स के लिए है बच्चों, जब तक गवर्नमेंट की जेब में नहीं डाल दोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। और ये जेब में डालने का मतलब क्या, कब तक आपको पे करना है, आपको पे कर देना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप इसे पे करते हो। आप कौन कौन सा पे करते हो, पुराने सालों का, करंट ईयर का अलाउ हो जाएगा, यदि आपने एडवांस पे कर दिया तो अलाउ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका मैंने क्वेश्चन बना के दिखाया। अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो भी आपका म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया इंडिया के बाहर वो भी अलाउ हो जाएगा, माइनस कर सकते हो। अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब हो गया कि ऐसा रेंट जो आपको मिला ही नहीं, रियलाइज नहीं हुआ है, वो आपके एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनता, एक्चुअल रेंट में से आप माइनस करते हो, बशर्ते आपको 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहला क्या, टेनेंसी आपकी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए लिखा हुआ, ऐसे बोगस टेनेंसी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं बैठा हुआ है और आपने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए हैं और टेनेंट प्रॉपर्टी का रेंट आपको नहीं मिल पाया, तो आप क्या कर सकते हो, रूल 4 के अकॉर्डिंग अब इस रेंट को माइनस कर सकते हो। डिडक्शन फ्रॉम एनएवी में से जो दो डिडक्शन आप माइनस करते हो, सेक्शन 24A और सेक्शन 24B। ए कौन सी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कितनी होगी, एनएवी का 30%। अगर एनएवी पॉजिटिव है तो उसका 30% माइनस कर दीजिए, अगर एनएवी जीरो या नेगेटिव है तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलती। पर सेक्शन 24B की हम बात करें तो किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट कौन सा है, करंट इंटरेस्ट, दूसरा कौन सा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो करंट इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल सी बात है, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है कैसे निकलता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन का अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई पीरियड। पीरियड कहां से स्टार्ट होगा आपका, 1/4/2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, मतलब 12 महीने ही पीरियड है आपका। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखा हमने, तो बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है हमें इंटरेस्ट वाले में, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। बताओ क्या होगा। सबसे पहले डेट ऑफ लोन क्या आपकी 1 जुलाई 2021 है, अमाउंट कितना है 10 लाख का, रेट कितना है 12%। रीपेमेंट आपने किया नहीं तो आप क्या करोगे बताओ, लोन कब से लिया आपने, लोन का अमाउंट 9 महीने का आएगा, तो ये 9 लाख क्या आ गया आपका, 9 लाख क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया, सॉरी 90,000 इंटरेस्ट आ गया। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपने लोन पहले ले रखा है बच्चों, बहुत पहले की डेट में ले रखा है, पर रीपेमेंट अभी तक आपने रीपेमेंट कब कर दिया, आपने 31/3/2021 को कर दिया, तो इस पीरियड में कितने महीने आ रहे हैं, फिर से इस पीरियड में 9 मंथ ही आ रहा है आपका, तो फिर से अमाउंट कितना आएगा 90,000। तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि लोन आपने इस साल लिया है पर अभी तक रीपेमेंट भी आपने इसी साल कर दिया, तो बीच का जो पीरियड आपका वो कितना है, 6 महीने का है। इसी साल में लोन ले से हमने रीपेमेंट कर दिया, तो 6 महीने में जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डेट ऑफ लोन आपका 1/1/2019 है, अमाउंट ऑफ लोन कितना आपका 10 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 12% है। रीपेमेंट आपने 3 अलग अलग डेट्स पे की है, अलग अलग डेट्स पे की है रीपेमेंट। तो क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले ये देखिए 1/4/2021 को आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, पता चला आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 4 लाख। कैसे सर, आपने 2-2 लाख पे कर दिया, ये सब पे कर दिया आपने, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 लाख है, उसके बाद आपने कुछ पे नहीं किया, तो 4 लाख पर क्या लगा हो गया 12%, 12 महीने का 48,000 क्या आएगा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर बात करें हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो मैंने होमवर्क में दिया था करने के लिए आप लोगों को उस जमाने में, फिर बाद में करवाया भी था मैंने। डेट ऑफ लोन कितना आपका 1/1/2019 का है, अमाउंट ऑफ लोन कितना आपका 10,000 रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए का है, रेट वही 10% का है। तो अब मुझे बताओ मेरे रीपेमेंट आपने 3 डेट पे की है, अब यहाँ पर 1/1/2022 को भी की है, 1/6/2021 को भी की है, 2 बारी डेट आ रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बताओ कि 1/4/2021 का आउटस्टैंडिंग कितना होगा आपका, यहाँ पर 8 लाख आउटस्टैंडिंग है आपका, पर आपने कब चुका दिया अगला अमाउंट, 1/6 को चुका दिया 2 लाख रुपए, तो यहाँ से लेकर 1/6 8 लाख, फिर उसके बाद में आपने फिर से चुका दिया 2 लाख रुपए 1 जनवरी को, तो यहाँ तक कितना आएगा 6 लाख, इसके बाद कितना हो गया 4 लाख। तो 3 किस्तों में टूट जाएगा क्वेश्चन, 8 लाख का 2 महीने का,
6 लाख का 7 महीने का और 4 लाख का 3 महीने का इंटरेस्ट आप निकालोगे तो 70,000 क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया। तो दूसरा पार्ट हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है बच्चों। क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? जिस पीरियड में आपने लोन लिया है उस पीरियड में आपने जो कंस्ट्रक्शन किया प्रॉपर्टी का, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट वो माइनस नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उस पीरियड के इंटरेस्ट को आप 5 किस्तों में अलाउ कर सकते हैं। 5 आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। और ये इंस्टॉलमेंट कब से मिलना स्टार्ट होगा? जिस साल आपका प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गया है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपका है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सबसे बेहतरीन बात क्या है बच्चों, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलता है? जिस दिन आपने लोन लिया है या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए, इन दोनों में जो भी लेटर है जो बाद में हो रहा है, और जब आपका रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे ठीक पहले वाले 31 मार्च, विच एवर इज अर्लियर, ये बीच का जो पीरियड है वो क्या बनेगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा। फिर देखिए कौन कौन सा होता है कि जिस दिन आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इन दोनों में लेटर देखना है, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे ठीक पहले वाले 31 मार्च, और दूसरा क्या अमाउंट बेटा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर देखना है। यहाँ लेटर यहाँ पर क्या अर्लियर, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे की तरफ है, फिर भी हम निकाल के देखते हैं। बताओ बेटा पहले क्वेश्चन जल्दी से आंसर निकाल के देखते हैं अपन। बताओ कहां से कब स्टार्ट होगा ये। डेट ऑफ लोन आपका 1/7/2018। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ है? 1/8/2000। दोनों में लेटर कौन सा है? 1/8/2018। रीपेमेंट ऑफ लोन कब किया आपने? 25/12/2021। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 15/11/2021। इससे पहले वाले 31 मार्च, 31/3/2021। दोनों में अर्लियर कौन सा है? ये वाली डेट। तो यहां से लेकर यहां तक, तो बताओ बेटा ये खत्म एंड होगा 19 पर, ये होगा 20 पर, ये 21 पर, तो ये 12, ये 12 और ये हो गया 8 महीने, ये हो गया बेटा आपका 32 मंथ। ठीक है बच्चों। आप ये डेट देखो बेटा, ये डेट से स्टार्ट होगा। इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैंने बना के दिए आपको, तो इनको जरूर बनाइए आप। अब इसके बाद में सेक्शन 24B पे कुछ नोट है बेटा जो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। पहला नोट क्या है? इंटरेस्ट अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भी आपको अलाउ हो जाएगा। इफ इंटरेस्ट नॉट पेबल तो भी अलाउड रहेगा। जैसे म्युनिसिपल टैक्स में क्या था, जब तक पे नहीं करोगे तब तक अलाउड नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप पे नहीं भी करोगे तो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है कि आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या ले लिया आपसे, इंटरेस्ट ले लिया है, तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, कौन सा अनपेड पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अलाउ नहीं है बच्चों। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट आपकी 25,000 रुपए की थी, प्रिंसिपल नोट पेड, इंटरेस्ट नोट पेड, तो इस इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट लग गया है बच्चों, तो ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है वो पेड आपको नहीं होगा। फिर उसके बाद में सीलिंग लिमिट है, थोड़ी सी गड़बड़ा गई यहाँ पर, तो मैं बना देता हूँ आपके सामने फिर से। सीलिंग लिमिट ऑफ मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड फॉर द पर्सन। तो बेटा सीलिंग लिमिट की हम बात करें, अगर प्रॉपर्टी आपकी एलओपी है या फिर डीएलओपी है, एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, या फिर, तो यहाँ पर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है बेटा, मतलब कितना मर्जी आप माइनस कर सकते हो। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है, तो अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी, 3 कंडीशन 1, 2 और 3, तो इंटरेस्ट कितना होगा मैक्सिमम? 2 लाख माइनस कर सकते हो। अदरवाइज इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 30,000 हो जाएगा। तो पहली शर्त क्या है? लोन आपको 1/4/99 के बाद लेना है। 1/4/99 के बाद लोन लेना है। लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लेना है, रिपेयर के लिए नहीं लेना। और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हैं आपकी, तो आपका 2 लाख लिमिट है, अदरवाइज कितना है? 30,000 का लिमिट रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर बना है, बट थोड़ा सा ये क्या हो चुका है बेटा, ये होच पोच हो गया था ये, ठीक है, इसको बनाते समय, तो कोई बात नहीं, देख लेना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 25 आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं आपको, ताकि सेक्शन 25 आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। तो इंटरेस्ट पेड आपने अगर इंडिया के बाहर किया है और उस पर आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 24 अलाउ नहीं होगा। मतलब सर, अगर इंडिया के बाहर किसी बैंक से आपने लोन लिया और इंटरेस्ट का पेमेंट है वो इंडिया के बाहर कर रहे हो आप, तो 24B का इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होने वाला। रिकवरी की हम बात करें,
अगर आपको अनरियलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी हो रही है तो बेटा जितना अमाउंट आपको रिकवरी हो रही है उसका 70% क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल होगा आपको। डिडक्शन 30% ऑफ रेंट इज अलाउड। और टैक्सेबल इवन इफ एसएससी इज नॉट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर एसएससी प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है तो भी क्या होगा, ये टैक्सेबल होता रहेगा। रिकवरी जितना भी आपको होगा मल्टीप्लाई कितना करना उसका, 70%। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा रेंट जिस रेंट के साथ साथ में आपको क्या मिल रहा है, कुछ और भी फैसिलिटी मिल रही है। जिसे हम फर्निश्ड फ्लैट बोलते हैं, फर्निश्ड हाउस बोलते हैं, कि मुझे साथ में एसी, बेड, कूलर, एसी ये सब मिल रहा है, टीवी वगैरह। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट। आपके रेंट के साथ साथ आपके बिल्डिंग के साथ साथ आपको और फैसिलिटी मिल रही है। 24x बैकअप मिल रहा है, सिक्योरिटी फैसिलिटी मिल रही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये सब क्या आता है बेटा, फ्लैट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आप इनको अलग अलग कर पा रहे हैं, रेंट अलग कर दिया मैंने और फैसिलिटी को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर पा रहे हैं, तो जो रेंट वाला हिस्सा होगा वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, फैसिलिटी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पर यदि आप सेपरेबल नहीं कर पाते तो उस केस में क्या होगा, सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको याद है अभी तक। Owner of the property may sometime receive the rent in respect of building as well as other assets. Example, furniture, plant machinery, lift services, a power backup, security, etc. ठीक है, तो टैक्स ट्रीटमेंट इन द कंपोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इफ लेट आउट बिल्डिंग अदर एसेट्स इन इनसेपरेबल, तो रेंट जो पूरा होगा, पूरा का पूरा रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स सेपरेबल है, अलग अलग कर सकते हो, तो रेंट बिल्डिंग का तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ द को ऑनरशिप की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फैला हुआ है। तो को ऑनरशिप का मतलब एक ही प्रॉपर्टी के जब दो मालिक बन जाते हैं उसे हम बोलते हैं को ऑनरशिप। जब एक प्रॉपर्टी आपके पास उसके दो दो मालिक बन चुके हैं, एक प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं, 50-50%, तो क्या करना है बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी ओनरशिप के बारे में नहीं सोचना। नॉर्मली उस प्रॉपर्टी को मानिए एक ही मालिक है इसका, इसका रेंट निकाल लीजिए। रेंट निकालने के बाद में दोनों को उसी के शेयर में बांट देंगे, आधा आधा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आधा आधा करना है, अदरवाइज जो शेयर आपको गिवन होगा 60-40, 10-20 जो भी है उस रेशो में आप बांट दोगे। ठीक है, पर यदि प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की बजाय क्या कर रखी है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो आपको दोनों को क्या करना मिलेगा, 2 लाख और 2 लाख दोनों क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल सकता है बेटा। क्योंकि इंटरेस्ट के जो लिमिट होती है, सेम लिमिट, ये पर प्रॉपर्टी नहीं देखनी होती, पर एसएससी देखनी होती है। तो अगर उसके 4 को ओनर भी है तो चारों को 2-2 लाख का इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। यदि ऐसा है प्रॉपर्टी, कुछ हिस्सा तो आपने रेंट आउट कर रखा है, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो बेटा जो लेट आउट वाला है उसको ये मानिए एक बंदे का मालिक है वो, और रेंट निकाल लीजिए और बांट दीजिए सबके अंदर। और बाकी जो लेट आउट करता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट कर लीजिए। देखो लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये तो ऊपर वाला जो है ब्रदर है, दूसरा बी है, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ब्रदर है, 50-50% प्रॉपर्टी है आपकी। और रेंट को ऑन प्रॉपर्टी का आपको दे रखा है। ट्रीटमेंट ऑफ को ऑन प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, इफ प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड के लिए आपने प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ ईच कॉर्नर सेल भी क्या रहेगा, नील रहेगा। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 24 बी, 3 लाख सॉरी 30,000 और 2 लाख अलाउ होगा ईच कॉर्नर। याद रखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू यहीं से बनेगा आपका। अगर प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है तो पहले क्या मानोगे आप, मानिए प्रॉपर्टी सिर्फ एक बंदे की है और उस हिसाब से उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। और देयर आफ्टर द इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी अपोर्शन अमंग द ईच कॉर्नर एज पर देयर स्पेसिफिक शेयर, उसके स्पेसिफिक शेयर के हिसाब से क्या कर दीजिए, उसको बांट दीजिए। और ये होगा कौन प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट। तो ये था नोट्स के हिसाब से पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको रिवाइज करके दिखाया। ठीक है बच्चों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे इसके अंदर। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एक बार वापस समझाओ ना। किसका समझाना बेटा आपको वापस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक लोन लिया एसबीआई बैंक से, एसबीआई बैंक से लोन लिया है। तो वैसे मैं क्लास को मतलब रिवीजन क्लास यहीं तक था हमारा, ठीक है।